अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार मसाइल उजागर हो रहे हैं और इन्हीं मसाइल में सबसे अहम मसला इस वक्त ये भी उजागर हुआ है कि लोगों को अद्वियात की किल्लत का सामना है और दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये इंदिया दिया गया कि अब अद्वियात की कीमतों में इजाफा ज़रूरी हो गया है। दूसरी जानिब जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता जितनी कंपनीज हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क में अद्वियात की किल्लत मजीद बढ़ने वाली है, क्योंकि जो इंपोर्ट पर रोकथाम की वजह से जो कंटेनर्स अभी तक रुके हुए हैं उसमें वो रॉ मटेरियल भी मौजूद है जिससे ये अद्वियात तैयार की जाती हैं। अगर ये अद्वियात तैयार नहीं हो सकेंगी तो लोगों को, मरीजों को ये अद्वियात नहीं दस्तयाब होंगी और लोगों की परेशानी में, आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा होगा। आज हम आवाम से उनकी आवाज़ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा है किस हद तक उनको मुआशी सतह पे परेशान कर रहा है, और दूसरी बात ये कि अगर अद्वियात की किल्लत है तो उसके नेमुल बदल वो कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। दवाई लेने आए हुए आप? जी भाई। ये मुझे बताएं कि जो कीमतें अद्वियात की कुछ दिन पहले तक थी, हर हफ्ते उसमें इजाफा होता जा रहा है, किस हद तक इफेक्ट कर रही है चीज़ आपको? तकरीबन 50% इजाफा होता जा रहा है। कौन सी दवाई थी, कितना कीमत में इजाफा हुआ, ये बता सकते हैं? खाली जो है ना ब्लड बैग खाली ले लो वो 550 की हमें मिल रही है। अच्छा, पहले कितने का था? पहले कम था, तकरीबन यही था 350 या 400 का। 350-400 वाली चीज़ अब 100-150 रुपए इजाफे के साथ 550 पे चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अभी 200 वाली 600 में दे रहे हैं। 200 वाली चीज़ 600 में मिल रही है। हाँ, जो 200 मिल रही है। तो ये वजह क्या बताते हैं? बस बचा बस ऐसे चलाते हैं, बस दवाई ले लो, बस ऐसे चल रहा है। ये मुझे बताइएगा कि अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा होता जा रहा है, कितना मुश्किल हो गया है गरीब आदमी के लिए अब दवाइयाँ खरीदना? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई। आप क्या दवाइयाँ लेते थे, किस हद तक उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है? बहुत डबल इजाफा हुआ है। डबल इजाफा हो गया। डबल इजाफा। खवातीन भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ काफ़ी पर्चे आपके हाथ में मौजूद हैं और ठीक ठाक ये दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख दी हैं। तो ये कीमतें, पहली बात तो ये कि मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही? नहीं, कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 10 दफ़ा सोचते हैं, फिर आधी लेते हैं, एक हफ्ते की लेते हैं, फिर रुक जाते हैं, एक हफ्ता फिर लेते हैं, जब मर्ज सही नहीं होता फिर लेते हैं। यानी मरीज जो है उसके लिए पूरी कोर्स भी नहीं लिया जा सकता? नहीं कर सकते, हम कोर्स नहीं लिया। ये बताएं कि दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा हो गया, एक आम आदमी के लिए अपनी ज़रूरियात की दवाइयाँ मैनेज करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, महंगी इतनी दवा आ रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपका अपना कोई ट्रीटमेंट चल रहा है? जी हाँ, फालिज का। फालिज का? जी। तो अब इसकी जो अद्वियात हैं, जो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये कि वो मिल रही हैं आसानी से या वो मिल भी नहीं रही? मिल रही हैं लेकिन कीमत ज़्यादा है। कितना कीमतों में फ़र्क है, कुछ बता सकती हैं? मैं बहुत ज़्यादा महंगी, गरीब इंसान कहाँ से अफोर्ड करे। अब मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मेरे शोहर बीमार हैं, फालिज लगी हुई है, घर किराया का है हमारा। कहाँ से इंसान करे, इतने महंगे महंगे टेस्ट लिख देते हैं लोग, कहाँ से इंसान अरेंज करे, आप बताएं। टेस्ट भी काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं आज। जी हाँ। पहले जब तक टेस्ट नहीं कराओ तो यही नहीं तयन होगा कि दवा कौन सी देनी। डेट दे देते हैं 1 महीने बाद की, अब ज़रूरत अभी है, डेट 1 महीने बाद दे दी है कि 1 महीने के बाद लेकर आएँ, फिर पैसे भी दें, फिर फ़ायदा क्या, गवर्नमेंट अस्पताल होने का क्या फ़ायदा है, आप बताएं। इस वक्त हम कराची में जिना अस्पताल के करीब ही मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अद्वियात भी खरीद रहे हैं, पेशेंट्स भी मौजूद हैं। उनसे भी हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अद्वियात की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है कि किस हद तक जो है ये इजाफा होता जाएगा, कोई इसमें कंट्रोल नहीं है। आपको रहती है मुश्किलात? सर देखो, मसला ये है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, उसके बाद मसला ये है कि अदवायात एक तो मिलती नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि रोज़ बरोज़ इजाफा, और जहाँ पे अगर आप अंदर जाए और चक्कर लगाए, हर बंदे से पूछे तो किसी के पास कोई पैसा नहीं होता है, और यहाँ पे आके कभी किसी को पकड़ लेता है कि मुझे ये दवाई ख़रीद लो, ये गोलियाँ ख़रीदो। यही सिस्टम जो है ये चल रहा है। और अगर बाकी हम उस पर नज़र डालें तो आटा हो गया, बाकी घी हो गया, ये चीज़ें अभी 20-25 हज़ार वाला तनख्वाह वाला जो है वो तो भूख से बेचारे मर रहे हैं। अस्पताल पे क्या करेंगे, दवाई कहाँ से ख़रीदेंगे? ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारे गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई नज़र नहीं है, और यही कहता है कि भाई फलानी जगह पे ज़लज़ला हो गया तो हम वहाँ पे खड़े, यहाँ पे बैठे हुए भी नहीं है। और यहाँ पे मसला ये है कि सामने आप जाके देख ले, किसी बेचारे को कोई सुकून नहीं है। आप ये बता रहे हैं कि अस्पताल से अगर कोई मरीज लंबे लंबे पर्चे लेके वो लिख देते हैं डॉक्टर अद्वियात,
उनके पास खरीदने के पैसे नहीं होते, फिर वो बेचारे यहाँ पे लोगों से इमदाद मांग रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये कल की बात है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को दवाई लिख की गई थी और यहाँ पे वो बेचारे मेरे ख्याल में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घूम रही थी। उनके पास कोई पैसा नहीं था, न किराए का था, न वो मेडिसिन लेने का था। उसके बाद कभी किसी ने एक दवाई ख़रीद के दी, कभी किसी ने दूसरे ख़रीद के दी। और यही वाला सिस्टम जो है ये आए रोज़ आप देखते रहोगे, देखते लेते, और आगे भी आप इंशाल्लाह देख लें कि ये यहाँ पे जो हालात है, कोई भी मरीज़ अपने लिए दवाई नहीं खरीद पाएंगे। मरीज अपने लिए दवाई नहीं खरीद सकता, ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है आवाम के लिए। और भी लोग इधर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी आपका तजुर्बा रहा जी, अल्लाह ना करे कि ज़रूरत पड़े लेकिन अगर दवाई खरीदनी पड़ जाती है तो कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, कैसे खरीदारी मुमकिन होगी? तो महंगे तो अभी कौन से लेते हैं, तो सारे तो ये मजदूर लोग हैं, तो ये सरकारी अस्पताल में आते हैं, तो बेचारे के पास कोई दवाई के पैसे है नहीं, इधर उधर घूमते हैं तो भीख मांगते हैं, क्या करते हैं। तो इसी तरीके से कहीं से मुफ्त अद्वियात नहीं मिलती। वो मिलती है तो थोड़ा कम मिलते हैं, वो कहते हैं बाहर से ले आओ, बाहर से तो इसके पास पैसे नहीं है, कहाँ से ले आएगा। कीमतों में इजाफा हो रहा है दवाइयों की, ये दुकानदार खुद कर रहे होते हैं या पीछे से इनको सप्लाई महंगी आ रही है? सर एक्चुअली पीछे से ही सप्लाई महंगी आती है, लेकिन इतनी महंगी आती नहीं है जितनी ये खुद बढ़ा देते हैं। यानी इसमें भी जो है इनका कारोबार चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर एक चीज़ मिसाल के तौर पे इंजेक्शन अगर 50 का था 80 रुपए का हुआ है, तो ये लाजमी उसमें से 10-20 रुपए और मार्जिन रखते हैं। बहैसियत अवाम कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। सर किस से पूछेगा बंदा, किसको कहेगा। अद्वियात की कीमतों से लोगों को बड़ी शिकायत है कि आए रोज इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसकी पीछे से सप्लाई महंगी आ रही है या स्टॉक की जा रही है, क्या मामला है? स्टॉक महंगा आ रहा है, इस वजह से लोगों को दवाइयों के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं, इस वजह से। अच्छा, कितना इंक्रीज हो गया है अगर प्राइस का हम एक मवाजना करें? काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गए प्राइजेस इनकी। कोई दवाइयों के आप नाम लेके बता सकते हैं जिसमें 50-100 रुपए का इजाफा हुआ हो? काफ़ी चीज़ों में हो गया, एबर्ट में हो गया, मल्टीनेशनल में बहुत सारों में प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं। आपकी जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसमें ये बताइए कि आपका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है और लोगों का क्या रुझान है? यार काफ़ी कारोबार मुतासर हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, कस्टमर अब पुराना रेट है चीज़ का 120 रुपये, उसकी रिटेल बढ़ के 140 रुपये। पुराना कस्टमर आता है, बहस होती है उनके साथ कि यार 120 का था 140 का कैसे हो गया, रिटेल बढ़ गया। ये तो काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती है यार कस्टमर के साथ। उस पे लिखे होते हैं नए प्राइस, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि वो स्टॉक किया हुआ होता है तो वो होती पुराने रेट की चीज़ है, उसको नई कीमत पे बेचा जाता है। कंपनी बेचती है, कंपनी तो रिटेल अपनी ब्रांड होती है उनकी पूरी, नई रिटेल कोई नहीं होती उनकी। नई रिटेल जो नया रिटेल आई है वो नई रिटेल ही ब्रांड है उनकी। इस किस्म की भी अद्वियात के बारे में शिकायत आ जाती है कि जी वो असर नहीं कर रही होती। इस पे क्या वजूहत है कि इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं ABC? अब ये तो क्वालिटी उनके मेडिसिन वालों से पूछना पड़ेगा। फिलहाल जो हमारे पास आपने सवाल किया मुझसे कि मेडिसिन के रेट बढ़ गया है, मेडिसिन के रेट बिल्कुल बढ़ गया है। आपको सप्लाई डायरेक्ट कंपनी की तरफ से ही है? कंपनी की तरफ से हमारी। ये बताएं अद्वियात की कीमतों में किस हद तक इजाफा महसूस हो रहा है? सर जी सिर्फ ये देखिए, ये 2 दाने ये मुझे 60 के मिल रहे, तो खुद सोचो। राइजी के ये राइजी के टेबलेट्स सोचिए कि क्या हो रहा है। महंगाई की वजह से आवाम इतना डिस्टर्ब है। मेरे साथ इमरजेंसी का मरीज़ है, उसके लिए मैं बास्कोपान ले रहा था, उसकी कीमतें बढ़ गई थी, पेनाडोल की कीमतें बढ़ गई थी, उनसे माजूर की कीमतें बढ़ गई थी। इसके अलावा दूसरी तमाम अद्वियात की कीमतें इतनी बड़ी है कि जो लोगों की तनख्वाहें हैं, जो लोगों की आमदनी, वो तो वही की वही है, लेकिन महंगाई अद्वियात की कीमतें 300% बढ़ गई है। 300%? ये हर जगह पे बढ़ गई। एक तो यहाँ पे एक है, एक गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई है, एक खुद साख्ता है। खुद भी की हुई है महंगाई? साख्ता भी इन लोगों की, जिसका जो मन चले वही करते हैं हर जगह पे। अब एक बोतल की कीमत क्या हो सकती है? ओरिजिनल बिल ये भी 40 का है। तो आज खुद सोचे, आवाम इतने दरपदर है। मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट में कानून बनाने वाले सोए कहाँ है। कोई ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है, भी 40 रुपये नहीं। मुझे तो क्या इंटरनेट पे देख लिया, आपको नहीं मिलेगा, नहीं इसका फार्मूला आपको मिलेगा, नहीं इसका ये प्योरनेस का भी पता नहीं कि कहाँ से ये भरा हुआ है, आपको वो लग रहा है कि ये ओरिजिनल है। तो मसला ये नहीं है, यहाँ पर हर जगह जिसका डंडा उसकी बेंस। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होता। आवाम बहुत डिस्टर्ब है इसकी वजह से। जाए भी तो कहा जाए, रोए भी तो किसके रोए। 13 जमातों की चटनी तो बनी हुई है पहले से, उन लोगों को सोच भी नहीं है। 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, बढ़ते हैं, अयाशियाँ करते हैं, लंदन में प्लाजे बनाते हैं। कोई आवाम का भी तो सोचे ना, आवाम कहाँ जाए। इसलिए मैं जो मजबूर, अगर आप सुबह घर से निकलेंगे तो शाम के वक्त, रात के वक्त आपको जहनी मरीज बन के आएंगे। आप क्यों आएंगे? आप जहनी मरीज। हर जगह पे लोग अपनी कीमतें बढ़ाते हैं, हर जगह लोग अपने हिसाब से बताते हैं आपको। कोई भी ये नहीं सोचता कि इस गरीब का क्या होगा, उस रक्शे वाला का क्या होगा, उस रेडी वाला का क्या होगा, उस फ्रूट वाले का क्या होगा।
एक 25,000 वाला मजदूर आदमी वाला क्या करेगा, कहाँ जाएगा? कोई तो सोचेगा इसके लिए, कानून तो बनेगा ना। असल में मसला क्या है सर जी, छोटी सी बात मैं बताता हूँ। अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? हालांकि होना तो ये चाहता है कि निचले तबके को उठाने के लिए कुछ करना पड़ता है, नीचे तबके को तो कुछ होता ही नहीं है। कहाँ जाए आप? यहाँ पे यूँ भी यहाँ पे मेडिकल स्टोर के सामने आएगा, सब के सब मायूस होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि एक वो महंगाई है जो ऊपर से तयशुदा है और एक खुद साख्ता महंगाई भी है। इस पे बहैसियत सेल्समैन या शॉपकीपर, इस पे इनकी क्या राय? अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये जो अवाम की राय बन गई है कि खुद दुकानदार भी बढ़ा देते हैं, इसका जरा वजाहत दें। दुकानदार भी अवाम में ही आते हैं, कोई इतने लैंडलॉर्ड हम लोग नहीं हैं भाई, बात है सीधी। जो कीमत आ रही है उसी पे सेल कर, पीछे से ही सप्लाई महंगी हो गई। बिल्कुल। तो ये मजीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि आप तो इस कारोबार से वाबस्ते हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं। सर जी पहले ये होता था, हमें साल साल चीज़ की कीमत नहीं देखनी पड़ती थी, हमें याद होती थी कि ये इतने की है। अब तो हर दफ़ा नई कीमत होती है भाई मेरे अद्वियात में, सारी चीज़ों जी। कहते हैं जान बचाने वाली अद्वियात जो है या तो वो मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, ब्लैक में मिल रही होती है। बिल्कुल। क्या कंपनीज खुद से नहीं सप्लाई दे पा रही हैं? कंपनी जब भी ये करती है 2 महीने ये चीज़ स्टॉप की, तीसरे महीने कीमत बढ़ा के बेची, अगले की मजबूरी है, वो तो लेगा ना, नहीं खाएगा तो मरेगा। ये जरा वाजे कर दें, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फॉल्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन वाले रोक रहे हैं? मैन्युफैक्चर जी, डिस्ट्रीब्यूटर तो एक सप्लाई जो उसके पास आएगी, जो रेट होगा वो तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको, मैन्युफैक्चर वाले करते हैं। एक यहाँ पे भाई मौजूद हैं जो ये कह लें कि जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं? मैं टेब्रोस फार्मास्यूटिकल्स के अंदर होता हूँ एज रीजनल मैनेजर। अच्छा, ये कंपनीज की तरफ से पीछे से शॉर्ट है, क्या मामला है ये? देखिए, सबसे पहले तो आपका डॉलर जो है, जो रॉ मटेरियल आता है वो बाहर से आता है, ठीक है। जो अदियात हैं, जो जान बचाने वाली अदियात हैं, इसमें रॉ मटेरियल आप पहले डॉलर से ही आता है, क्योंकि जब आपको पहले मालूम था हमारी जो फैक्ट्रीज के खर्चे थे उसमें लाखों रुपए के बिल आते थे, आज करोड़ों रुपए के बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो रॉ मटेरियल है वो हमारा काफ़ी महंगा है, ठीक है। इसकी वजह से आपको पैसे बढ़ाने पड़ते हैं, और यानी डॉलर की कीमत बढ़ जाने से मैन्युफैक्चरिंग की भी कीमत बढ़ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। जी, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ आपके जो फैक्ट्री के खर्चात होते हैं ना, उसमें भी इजाफा हो गया है, ठीक है। पहली बात तो लाइट होती ही नहीं है, अगर लाइट आपको मिल भी रही है, गैस आपको मिल भी रही है, पानी आपको मिल भी रहा है, पहले जो फैक्ट्री के खर्चात होते थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो लाखों रुपए में होते थे, आज इस वक्त करोड़ों रुपए के अंदर खर्चात है। इधर लोग दवाई लेने आ रहे हैं सेहत हासिल करने के लिए। ये जरा गटर दिखा दीजिएगा, खुला पड़ा हुआ है कि गलती से किसी का पैर ही चला जाए तो बंदा ही अंदर इसमें चला जाए। तो ये वो सूरत हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये जिन अस्पताल के बाहर का ये सारा सिनेरियो है जहाँ पे अद्वियात तो सेल हो रही हैं, लोग सेहत के खातिर यहाँ पर अपनी अद्वियात लेने तो आ रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन सेहत आमा का, सफाई का कहीं कोई इंतजाम भी दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे बीमार है, मजबूर करते, आटा नहीं लेते, बच्चों को इलाज करवाते। अगर पैसे कम हो, राशन लेना हो, आटा लेना हो और दवाई लेनी हो, तो फिर इंसान क्या फैसला करे, उसमें क्या खरीदे? इंसान क्या, बच्चों की तो करनी पड़ेगी, कोई बच्चा बीमार है पेट में नहीं खाएगा, भूखा सूम जाता है। ये इतनी बड़ी आपको लिस्ट बना के दे दी गई है, ये दवाइयाँ नहीं मिल रहा है, मिल नहीं रही? नहीं, मेरा बीमार है, मंजिल में पड़ा हुआ है, उसका ये पेपर चाहिए, वो चाहिए, दूध चाहिए, वो चाहिए नहीं है, मौजूद ही नहीं, मौजूद नहीं है, वो सामने पड़ा हुआ है। अच्छा, रखा हुआ है लेकिन देना नहीं जा रहा? देना नहीं जा रहे, ज़कात में ले रही हूँ। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं दवाई मिल पा रही है आपको, नहीं मिल रही? सर दवाई तो बड़ी मुश्किलों से मिल रही है, ये रेंट का घर है मेरा, 3 बच्चे हैं और भी अखराजात है, 17 दिन हो गए मुझे, कभी ये कि ये ला दो 2000 का, 4000 का, अब मेरी को कंपनियां तो है नहीं, रेंट का घर है मेरा, अब आप खुद बताएं कि मैं क्या करूं। गरीब आदमी घर का किराया दे या दवाइयाँ खरीदे? क्या करूं सर, आप ये दवाइयाँ 2-2, 4-4 हज़ार रुपए की? जी, और बताएं कि मैं अपने पेशेंट के खड़े होकर फातिहा पढ़ लूं? ये तो लोग कहते हैं कि ला के दो, अब कहाँ से ला के दें? ये सरकारी अस्पताल हैं, इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं होता गरीब लोगों के लिए? कोई सर, कोई इंतजाम नहीं है, आप जाके खुद देखें, सर्वे करें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ा मसला यही है हमारे जगह ना, हम गरीब लोग हैं, हम अगर प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो हम सरकारी में क्यों आते हैं? सरकारी में आने का हमारा मकसद ये होता है कि हमारे 2 पैसे बचे, हमारा घर भी चले और हमारा बच्चे का इलाज भी हो जाए, लेकिन सरकारी में आने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
देखिए ना वो क्या करते हैं, सारी दवाइयाँ बाहर से लिख कर दे रहे हैं। बाहर हम आते हैं, दवाइयाँ एक तो इतनी महंगी हैं, कुछ अवेलेबल होती हैं, कुछ अवेलेबल नहीं होती हैं, और जो अवेलेबल होती हैं उनके रेट इतने हाई हैं, उन पर फिर जो है ना अलग से टैक्स अलग से लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे ना वॉशरूम्स हैं, ना पार्किंग है, ना कुछ है। क्या फ़ायदा है हमें सरकारी में आने का? हम 20 दिन से यहाँ ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, हमारा बच्चा ऊपर बैठ रहा है और डॉक्टर तो पर्ची लिख कर दे देता है और कहता है लेकर आओ, बच्चे की हालत सीरियस है, लेकर आओ, बच्चे की हालत सीरियस है। हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ? अगर हमारे लिए बताएं, एक तो हम वैसे ही परेशान हैं, ये तो सुनते हैं, मीडिया पे भेजते हैं, देखते हैं, हाँ बस और ख़त्म। अब आप बताएं हम क्या करें? हम किस परेशानी के आलम से गुजरे, हमारे रब को पता है। ये दवाइयों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, गरीब आदमी के लिए दवाइयाँ खरीदना मुश्किल हो गया है। गरीबों को सिर्फ एक कफन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या है मुल्क में बाबा, इस महंगाई के दौर में सारा लोग ऐसे तड़पते रहते हैं, मर गए हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। सरकारी अस्पताल है, सरकारी अद्वियात नहीं मिलती लोगों को, वो तो कुछ न कुछ देते रहते हैं बड़े बड़े लोगों को, बाकी गरीब जो ऐसे चलते फिरते हैं। अद्वियात की कीमतों में होश रुपए इजाफे से अवाम बेहद परेशान है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, अवाम की आवाज पर कोई सुनवाई नहीं है। आखिर ये अवाम जाए तो जाए कहाँ, किस तरीके से अपना इलाज करवाए, और अपने मरीजों को सेहतयाब होता देखने की इनकी ये ख्वाहिश हजारों रुपए की अद्वियात खरीदने के बाद भी अगर मुमकिन ना हो तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान के अवाम का। एक वक्फा लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। नाजरीन, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तो अबतरी की जानिब है ही, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को जो अद्वियात की किल्लत का एक बड़ा सामना है, उसमें जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं या जो इसकी प्रोडक्शन करने वाली सोसाइटी है या कम्युनिटी है, वो इस पर अपनी क्या राय रखती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं, ब्रुक्स फार्मा के चेयरमैन हैं जनाब सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, ये बताइएगा कि एलसीज ना खुलने की वजह से जहां दीगर सनतें मुतासिर हुई हैं, क्या वाकई ये फार्मा इंडस्ट्री भी इसी हद तक मुतासिर हो रही है? 100% रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है। रॉ मटेरियल आएगा तो दवा बनेगी। अगर 40 आइटम डालने होते हैं, अगर 39 आ गए और एक आइटम नहीं आया तो भी नहीं बनेगी। तो ये पूरा कम्प्लीट वो है। तो अगर आप एलसी नहीं खोल रहे और रॉ मटेरियल इम्पोर्ट नहीं हो रहा तो फिर वही हो रहा है जो उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो कोई ख़ास फार्मास्यूटिकल की बात नहीं हो रही है। टेक्सटाइल वाले कौन से खुश हैं, उनके भी डाइस केमिकल सब, पर जो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं जिस भी सेक्टर में ट्रेड के बिजनेस के, वो सब मुतासिर हैं। और ये कब तक मुतासिर रहेंगे? असल बात ये है कि उमर साहब आप इस पर गौर करें कि क्या इसका हल निकलने वाला है? क्या IMF आ गए उनका पैक हो जाएगा और वो चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? क्या उन्होंने जो कुछ टैक्सेस लगा के गए हैं, जो कुछ भी वो करवा रहे हैं एक ग़ुलाम कौम को जो जिस तरह डिक्टेट करके जा रहे हैं वो, तो उस पर कौन बात करेगा? हुकूमत को तो होश में है नहीं। और यहाँ तक हम पहुँच गए, एक बात मैं बता दूँगा आपको कि मेरा मुल्क, हमारा मुल्क आज भी क्लेम कर रहा हूँ तुम्हारे तिफी तवज्जुह से, आज भी मालदार तरीन मुल्क है। सही। ज़मीन के अंदर दौलत के अंबार हैं, हमें किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो IMF तो हमारे नज़दीक भी नहीं आता है। लेकिन हमने जो कुछ किया है, जिस तरह हमने अपने आप को हवाले कर दिया, अमेरिका कभी नाम लेना पड़ता है इसलिए कि IMF का नाम लेते हैं या अमेरिका कहते हैं एक ही बात है। जब दुनिया वालों का नाम लेते हैं फिर आप IMF कहते हैं, दो में को एक नाम ले देंगे, मतलब वो IMF ही होता है। इन लोगों ने हमको इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां पर कि IMF जैसा इदारा हमको डिक्टेट कर रहा है। अच्छा, बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या देख रहे हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह फार्मा इंडस्ट्री भी जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है? ये तबाही नज़र नहीं आ रहा क्या? दवाएं नहीं मिल रही हैं आपकी। मेरी कंपनी की दवाएं जो है वो जो ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, अगर वो नहीं दवा बंद होगी, ऑपरेशन नहीं होंगे। मैं दवा बनाता हूँ एनेस्थीसिया की, मैं आई एम दी ओनली वन इन द कंट्री कि जो दवा बनाता है एनेस्थीसिया वाली, बेहोश करने वाली और होश में लाने वाली। तो खान साहब ये तो अगर ये दवा मेरी शॉर्ट हुई और रॉ मटेरियल मेरा इम्पोर्ट नहीं हुआ, मेरी एक LC नहीं खोली, तो फिर कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा
तो फिर लोग कितने लोग मरेंगे? क्योंकि ऑपरेशन मतलब होता है कि इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है, अब दवा से काम नहीं हो रहा है, दाखिल हो गए हैं, इसी वक्त ऑपरेशन करना है, तो कैसे करना है? क्या उसको होश में ला के उसका पेट काटोगे अपना? नहीं होगा ना। पायोडीन मेरी जो है वो पूरे अखबारों में भी दे रहे हैं, टीवी वाले भी कह रहे हैं, पट्टी में चल रही है जी पायोडीन शॉर्ट है। अरे भाई मैं एलसी खोलने के लिए बैठा हुआ हूँ, 20 टन की मैं एलसी खोलता हूँ। अभी 15 दिन पहले 4 टन की एलसी खुली है मेरी, ऐसे 20 टन, तो ये 16 टन की दवाएं नहीं बनेंगी ना, तो कितने ऑपरेशन रुक जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। आगा खान के पास भी नहीं होगी दवा, वहाँ भी ऑपरेशन नहीं होंगे, क्योंकि बाहर से मंगवा लेगा वो। ये इतना बड़ा मसला कि जो बेहोश करने वाली और जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, ये तो वजीर सेहत की नॉलेज में नहीं होगा। नहीं, वजीर सेहत कहते हैं मैं तो प्राइस बढ़ने नहीं दूंगा। आपने $100 की दवाएं आपने कर दी $250, तो हसीफ खान घर से लेके आएंगे, घर बेच के लेके आएंगे दवा बनाने के लिए कि बेहोशी की दवा दे दें। माई कमर्शियल कॉन्सर्न, तो ब्रेक इवन भी कर लूँगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। अभी कमाना नहीं है, बस 2 रोटी खाते हैं, 2.5 कर दो, 1.5 कर दो, लेकिन दवा जो है वो गरीबों को दे दें। लेकिन हर महीने ला के तो नहीं दूंगा मैं। तो वो इम्पेक्ट एक और क़ानून है कि जितना आपका डिवैल्यूएशन होगा डॉलर और जितना आपका इन्फ्लेशन होगा। सही है सर, 18 में आपका इन्फ्लेशन 12 था, आज 27 है, तो ये 13% बढ़ गया या 15% बढ़ गया, और ये आपका डॉलर जो है ये आपका 70% बढ़ गया, इसका इम्पेक्ट नहीं आएगा। तो क्या वो भोले हैं, नन्हे हैं क्या अपने हेल्थ मिनिस्टर? हाँ साहब, शॉर्ट हल बताएं ना, इसका क्या निकल सकता है? इंसान बन जाए, इससे बेहतर जवाब नहीं दे सकता मैं आपको। जिस दिन इंसान बन जाएंगे मेरा मुल्क ठीक हो जाएगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस लास्ट मुझे बता दीजिएगा, बिजनेस कम्युनिटी की आप लीडरशिप को भी संभाले बैठे हुए हैं और वो आपकी तरफ देखते भी होंगे, तो क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी और FPCCI जैसे इदारे जो अपनी पॉलिसी और रिकमेंडेशंस बारहा देते रहे, उस पर अमल नहीं हुआ या उन पॉलिसीज़ में बहुत तवाज़ुन नहीं था? नहीं, कोई रिलेशनशिप है बिजनेस कम्युनिटी की गवर्नमेंट के साथ? कोई गवर्नमेंट नहीं ले लें आप। अभी बात कर रहे हैं, इमरान खान ने जब कसम खाई थी अगस्त के महीने में, तो उन्होंने अक्टूबर में 3-4 महीने बाद ही उन्होंने एक अपना नोटिफिकेशन निकाला। मैं बहुत खुश हुआ, यार चलो कम से कम अब हम अपना किबला ठीक कर रहे हैं। उन्होंने बनाई काउंसिल ऑफ बिजनेस लीडर, उसके खुद वो चेयरमैन बने, और उसके अंदर 22 लोग दिए थे उन्होंने, 11 गवर्नमेंट के थे, 11 पब्लिक के थे, पब्लिक के अंदर आपके ओवरसीज़ वाले भी थे। उसमें मुझे लिया था क्या एक सेनेटर, क्योंकि मैं वहाँ काम करता था, मैं अपना उसके ऊपर वो कमेटी मीटिंग वो चले गए, ब्यूरोक्रेसी ने वो मीटिंग एक भी करने नहीं दी। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, जान बचाने वाली अद्वियात की भी अगर किल्लत होगी तो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन हो सकेंगे, और साथ ही वफाकी वजीर सेहत को भी इस हवाले से संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि कंजप्शन के मुताबिक अगर LCs नहीं खुलेंगी तो सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री ही मुतासर नहीं होगी, बल्कि एक आम आदमी और बिलखुसूस वो मरीज़ जिसके लिए जान बचाने वाली अद्वियात बेहद ज़रूरी हैं, उसकी जान फिर नहीं बच सकेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान में अद्वियात साज कंपनियों को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात हायल हैं, उसमें LCs का ना खुलने की वजह से रॉ मटेरियल का फुकदान है, और ये एक बहरान की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रुक रही है और बिलखुसूस जान बचाने वाली अद्वियात की भी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। क्या इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन है और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इस पर क्या इक़दाम कर रही है, इनकी आवाज़ को हुकूमती सतह पर किस हद तक तवज्जो मिल रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर शेख कैसर वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, PPMA हमेशा आवाज़ उठाती रही है और तहफ़्फ़ुज़ की बात करती रही इस इंडस्ट्री की, और कुछ रोज़ कबल आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हुकूमत तवज्जो दे रही है आपके मुतालबात पे या नहीं? पाकिस्तान की बदकिस्मती या फार्मा इंडस्ट्री की बदकिस्मती कह लें कि हमारे 95% जो अज्जा हैं दवा बनाने के, चाहे वो केमिकल्स हों, एक्सिपिएंट हों, पैकेजिंग मटेरियल हो, फाइल, एम्प्यूल, एल्यूमिनियम फाइल, ये सब इंपोर्ट्स होती हैं, और 5% चीज़ें शायद 5-7% जिसमें डब्बे वब्बे वो ये
मास्टर कार्टन वगैरह शायद पाकिस्तान में बनते हैं, बाकी हर चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब हम लफ्ज़ इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट शुरू होगी। 3 महीने से, गुज़िश्ता 3 माह से तकरीबन तमाम बैंकों ने LC या बैंक कॉन्ट्रैक्ट और उसके ऊपर मुजदा ये कि जो माल पोर्ट पे आए पड़े हैं, हमारे पैकेजिंग मटेरियल, हमारे एक्सिपिएंट, हमारे APIs, उसकी भी बैंक एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट करके नहीं दे रहा, ताकि हम अपना माल जो हम पे करोड़ों रुपए के डैमेजेस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहे हैं उससे हम बचा जा सके और अपने माल, क्योंकि बैंक कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास फंड्स नहीं है। जबकि हमारी मुलाकात जब स्टेट बैंक के डायरेक्टर जनरल फॉरेन करेंसी से हुई, उन्होंने हमें काफ़ी यकीन दहानी कराई कि हम आपके मसले हल कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे मामला हो रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बैंकों में जाते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, पाकिस्तानी नेशनल बड़े बैंक हो या ये जो नए कोई बैंक आए हैं, नाम बावजह लेना मजबूरी है, मैं नाम नहीं ले सकता बैंकों के। उन सब ने कहा कि जी स्टेट बैंक कह रहा है ना, तो स्टेट बैंक को कहेंगे हमें करेंसी दे, हमारे पास तो नहीं है फॉरेन करेंसीज की, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये हालात अभी तक चल रहे हैं, मामला इसी तरह है। ऊपर से मुझदा ये हुआ हमारे साथ 3, वो कहते हैं डबल जेपिटी और ट्रिपल जेपिटी। ट्रिपल जेपिटी ये हुई कि इंटरनेशनल मार्केट में मटेरियल की कॉस्ट बहुत बढ़ गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस, और ये फिर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बड़ी महंगी हो गई यूक्रेन की वार की बात से। तीसरा हमारे साथ मामला ये हुआ कि हुकूमत वक्त इसको पॉलिटिकल ले लिया है कि दवाओं की कीमतें हमने नहीं बढ़ने देनी, जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। आपको पता है कि हमें सारे यूटिलिटीज चार्जेस, आपको पता है, चाहे बिजली, आप भी के घरों में ही बिजली और गैस के बिल कितने महंगे आ रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी हुकूमत ने, तो हमारे टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट में ताशा बढ़ गई है, 100-150% का फ़र्क पड़ गया है। मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरे यहाँ बिजली का बिल मेरी फैक्ट्री में 3-3.5 लाख आता था, अब 18 लाख का बिजली का बिल आ रहा है। वैसे टैक्सेस में कहीं आपको रिलीफ मिला? नहीं, हमें कोई अद्वियात की कीमतें हुकूमत नहीं बढ़ने देना चाहती तो? नहीं, कोई देखें रिलीफ तो इस वक्त कोई, ये हुकूमत कम से कम रिलीफ नहीं दे सकती। तो इस वक्त हमारे पास 7-8 दिन का मटीरियल रह गया, और यही बात हमने हुकूमत को ख़त लिख के कही। आज से कोई 7 दिन पहले हमने हुकूमत को, वजारत सेहत को और CEO ड्रैप को, सबको हमने खतूत लिखे कि भाई अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम 7 दिन का उनको हमने कहा 7 दिन के बाद फोर्स मेजोर हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ममालिक जो रॉ मटेरियल खुद अपने ही मुल्क में तैयार कर रहे हैं, यानी वहाँ पर इम्पोर्ट नहीं हो रही अद्वियात बनाने के लिए, हम पिछले 40-45 सालों में इस इंडस्ट्री को उस लेवल तक क्यों नहीं पहुँचा सके? देखें, सन 61 में पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सरसाइज की थी, PC1 बनाया था नेफ्ता क्रैकर प्लांट का। हाइड्रो क्रैकर प्लांट भी कहते हैं, नेफ्ता क्रैकर प्लांट भी ये कहते हैं, जो पेट्रोलियम, आपको पता है 90% अद्वियात जो दुनिया में बनती हैं वो कार्बन मॉलिक्यूल से बनती हैं, यानी पेट्रोल का जो बुनियादी जुज़ होता है, पेट्रोलियम का बुनियादी जुज़। इंडिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क में ये प्लांट लग गया था शुरू में ही, नेफ्ता पाकिस्तान में आज तक नहीं लगा। 61 में PC1 बना था, अब भी तक नहीं है, जिसकी वजह से हम वो मॉलिक्यूल बना नहीं सकते। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल बनाने की वो साइंस ही नहीं है, वो केमिकल इंजीनियरिंग ही नहीं है कि हम अपनी जो बुनियादी जुज़ हैं दवा के, वो हम पाकिस्तान में। क्या कोई आलमी इदारों की तरफ से भी पाकिस्तान पे पाबंदी है इस किस्म के प्लांट लगाने पे कि हम खुद प्रोड्यूस कर सकें? बहुत ये इसमें अब वो आलमी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स होती है, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स भी चलती है ना रीजन में। तो अगर पाकिस्तान में आज ये प्लांट लग जाता है नेफ्ता का, तो हम बहुत सारे मुल्कों की हम अपने मॉलिक्यूल बना सकते हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके, केमिकल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम नई नई दवाएं बना सकते हैं। ये सब कम हो सकता है। बदकिस्मती से जो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स होती है, रीजनल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, उसकी वजह से पाकिस्तान में अब इसका क्या हल निकलेगा कि 7 से 8 दिन का आपके पास मटेरियल मौजूद है, उसके बाद क्या करेगी इंडस्ट्री? देखें, इस वक्त आपको बाजार में लोगों की हू एंड क्राई सुनने को मिल रही है कि दवाओं का एक्यूट शॉर्टेज होती जा रही है। देखें, 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक को हम कहते हैं कि एक्यूट, जैसे सर का दर्द, पेट का दर्द या कोई दर्द किसी, वो एक्यूट फेज होता है।
एक होती है क्रॉनिक बीमारी। क्रॉनिक बीमारी जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक है, डिप्रेशन है, मुख्तलिफ कैंसर्स की एक क्रॉनिक बीमारी है जिसके लिए आपको बहुत लंबे, इवन टिल लाइफ वो दवाएं खानी पड़ती हैं, सारी ज़िंदगी वो अद्वियात खानी पड़ती हैं। तो देखें, एक्यूट फेज की जो दवाई होती है वो तो आपने थोड़े अरसे के लिए कोई और कर लिया, कोई घरेलू टोटके कर लिए, लेकिन ये जो लंबे अरसे के लिए क्रॉनिक फेज की दवाइयाँ होती हैं, ये आपको दवा खानी ही होती है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं मैनेज होगी, अगर आप नहीं खाएंगे हाइपरटेंशन आपका मैनेज नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं मैनेज होगा तो आपको ब्रेन हैमरेज होने का खतरा है, फालिज होने का खतरा है, हार्ट अटैक होने का खतरा है। ये सारी चीज़ें, ये तमाम अद्वियात जो इस वक्त क्रॉनिक फेज की दवाइयाँ ये एक्यूट फेज में चलेंगी। तो ऐसा तो जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त एक और क्रिटिकल इशू आ रहा है पाकिस्तान में, वो है कि अस्पताल के इस्तेमाल की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अस्पताल में इस्तेमाल की चीज़ें, एनेस्थीसिया की गैसेस नहीं है, एनेस्थीसिया की अद्वियात नहीं है, फिर एक तरफ और जो डिवाइसेस हैं जिनको हम कहते हैं इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, जिस जो इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पे स्टंट्स हैं, डिस्पोजेबल हैं, कैनुला हैं, आईवी इंजेक्शंस हैं, ये मार्केट में एक्यूट शॉर्टेज हो गई है इनकी, क्योंकि एलसीआर नहीं खुली, लोगों ने माल नहीं मंगाए और जिनके पास पड़े हुए थे वो ब्लैक में बेच रहे। हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो गया अद्विया साज जो इदारे हैं कि अगर हम अपनी दवा मार्केट में नहीं देते और वो अच्छी ब्रांड है, अच्छी दवा है, चलती है, बहुत बड़ा साइज है उसका ब्रांड का, अगर वो अवेलेबल नहीं होगी तो नकली दवा आ जाएगी बाजार में। अच्छा, अब इसमें मरीज को दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो महंगी दवा खरीद रहा है जो कि दवा नहीं है, कोई जाली दवा है, उससे उसकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा है। ये तमाम बातें हमने इक़्तिदार में बैठे हुए साहिब इक़्तिदार लोगों को हमने बात बताने की कोशिश की है कि भाई अगर पाकिस्तान में दवा और भी जाली दवाइयाँ होंगी, इससे आवाम की सेहत को शदीद ख़तरात लाक हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि सारी हुकूमत हमारी या जो भी लोग हैं, फैसला साज लोग हैं, वो इस वक्त सिर्फ इनके लिए एक ही मत्मा नज़र है कि किसी तरह IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जो कि हम सबको पता है कि मार्च अप्रैल से पहले उनकी फाइनलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 महीने और हो जाएंगे। इस वक्त 5-10 दिन के मटीरियल इंडस्ट्री वैसे ही तबाही के दहाने पर है। अच्छा, आपका जो रॉ मटेरियल जो रुका हुआ है पोर्ट के ऊपर, क्या उसकी भी कोई एक्सपायरी है? यानी उस वहाँ भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? हर मटेरियल की एक्सपायरी 2 साल की होती है। अच्छा, वो ज़ाया हो गया वो 3 महीने। शेल्फ, इसको हम कहते हैं शेल्फ लाइफ, तो शेल्फ लाइफ कम होती जाएगी जितनी देर लगे। दूसरा, जो आपको पता है, आप पैकेजेस बनाते होंगे तो पोर्ट पे हमारे यहाँ कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए शेड नहीं है जहाँ आप इस तरह की सेंसिटिव चीज़ें आप रखें, खराब भी हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। टेम्परेचर कंट्रोल मटीरियल्स होते हैं हमारे, आप खुले धूप में पड़े हैं, खुली आबो हवा में पड़ी हैं चीज़ें, तो ख़राब होने का ज़्यादा खतरा है। जब वो ख़राब होती हैं, जब उन्हें अपनी हम कंट्रोल लेबॉर्ट्री कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं तो या तो उनकी पोटेंसी ख़राब हो चुकी होती है या उनकी स्टेबिलिटी ख़राब हो चुकी होती है। नहीं डॉक्टर साहब, बस लास्ट मुझे बता दीजिएगा, क्या इसमें कोर्ट से भी रुजू किया गया या किया जाएगा? क्योंकि अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ये स्टेप लेके बैठी हुई है कि एलसीज नहीं खोल रहे या रुक के खोल रहे हैं। देखिए, हम कोर्ट में तो इस सिलसिले में हम नहीं जा सकते, उसकी कुछ हमने वकीलों से काफ़ी मशवरे किए हैं। बड़े बड़े जो इस वक्त नामी ग्रामी लॉयर आता है मशहूर, वो इस सिलसिले में कहते हैं कि जब स्टेट बैंक सबमिट कर रहा है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, वो कहाँ कोर्ट लाएगा पैसे? ये तो ठीक है, इस वजह से वो तो हमने कोर्ट में हम इसलिए गए कि आप हमें इसके प्राइसेस बढ़ाने की इजाज़त दें, रीएडजस्टमेंट करने के दें, क्योंकि हमें मटेरियल जो भी अगर कहीं से कोई अवेलेबल भी किसी तरह हो रहा है तो वो इतना महंगा हो रहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बस डॉक्टर साहब लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लोग, आवाम के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कि लोग फिर होम्योपैथिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, हकीमों के पास चले जाएंगे, क्या करेंगे लोग? देखें, इस वक्त प्रॉब्लम यह है, जो क्रिटिकल बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, ना उसमें हकीम के पास इलाज है ना होम्योपैथी में इलाज है। किसी को क्रॉनिक बीमारी जो होती है ना, वो क्रॉनिक बीमारी होती है, मैंने जैसे बताया कि कैंसर की बीमारी है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या डिप्रेशन है, ये सब चीज़ों के लिए आपको दवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर शेख कैसर वही साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन अपनी दुहाई, अपनी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचा रही है, वजारत सेहत तक पहुँचाई, लेकिन सिवाय दिलासों के कोई भी अभी तक हतमी नतीजा नहीं दिखाई दिया। और ये सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ इस फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसके पास 7 से 8 दिन का मटेरियल मौजूद है, यानी एक हफ्ते के बाद जो है वो ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। वैसे ही मार्केट के अंदर अद्वियात शॉर्ट हैं, तो फिर ये आवाम किस तरीके से अपने इलाज के लिए किसके पास जाएगी। और सबसे बढ़कर मसला ये है कि जो बेहोश करने की अद्वियात हैं या जो जान बचाने की अद्वियात हैं, अस्पताल की जो ज़रूरियात का सामान है वो भी मौजूद नहीं है। तो हम शोबे सेहत में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हुक्मरानों को इस पर सोचना होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मोहम्मद उमर खान को नेक्स्ट प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।